हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 34 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हॉल में जैसे वक्त ठहर गया था। नैना के सधे हुए कदम जब कुणाल की तरफ बढ़े तो कुणाल की आंखों में जीत का ऐसा नशा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसने अपनी तिरछी नजरें मृत्युंजय पर टिकाई, जैसे उसे सरेआम नीचा दिखा रहा हो। देख लो रानावत, जिसे तुम अपनी जागीर समझते हो, उसका दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है। वही मृत्युंजय की हालत इस वक्त बयान से बाहर थी। उसके जबड़े भींच चुके थे। मुठ्ठियां इतनी जोर से कसी थी कि उसकी नसों का उभार साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देख कुणाल चिढ़ गया। कुणाल के चेहरे पर जो जीत की चमक थी वह अगले ही पल किसी बुझते हुए दिए की तरह फीकी पड़ गई। उसे पूरा यकीन था कि नैना उसे देखकर खुश हो रही है, लेकिन नैना उसे एक मामूली अजनबी की तरह बाईपास करते हुए आगे निकल गई। उसका ऐसा करने से कुणाल की आंखों में हैरानी और दर्द का मिला जुला भाव आ गया। वह पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नैना ने उसे सरेआम इग्नोर कर दिया। वही मृत्युंजय जो अब तक गुस्से में जल रहा था, उसकी नजरें जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, सारा माजरा आईने की तरह साफ हो गया। नैना की वह खिलखिलाती मुस्कान कुणाल के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई सौर और वीर, अपनी बहन नैरा और सबसे अच्छी दोस्त अदिति के लिए थी, जो अभी अभी मुख्य हॉल में दाखिल हुए थे। मृत्युंजय का गंभीर चेहरा अचानक बदल गया। उसका दिल में जैसे खुशियों के पटाखे फूटने लगे। पता नहीं क्यों, पर नैना का कुणाल को इस तरह नीचा दिखाना मृत्युंजय को रूह तक सुकून दे गया। वह भले ही जुबान से नफरत के दावे करता था, लेकिन आज उसका दिल उसके दिमाग से बगावत कर बैठा। वह चाह कर भी अपनी इस खुशी को दबा नहीं पा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही पुरानी गहरी और खतरनाक एमजे वाली मुस्कान लौट आई थी। उसने अपनी वाइन का गिलास उठाया और दूर से ही कुणाल की तरफ इशारा करते हुए एक घूंट भरा, जैसे कह रहा हो, मैदान में शेर के होने से जंगल बदल नहीं जाता कुणाल। उधर नैना दौड़कर अपने भाइयों के गले लग गई थी। तीनों की आंखें नम थी। वहीं पार्टी के एक कोने में खड़ा अगस्त, जो बड़े मजे से वाइन पी रहा था। जैसे ही उसकी नजर मुस्कुराती हुई अदिति पर पड़ी, उसके मुंह की सारी वाइन बाहर निकल गई। वह बुरी तरह खांसने लगा और अपनी आंखें मल कर देखने लगा। वह बौखलाते हुए बोला, ओह तेरी, मेरी छिपकली यहाँ! मैं कैसे भूल गया कि अगर रघुवंशी परिवार आएगा तो ये भी आ सकती है। अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो 100 सवाल करेगी। अगस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रनावत के साथ क्या कर रहे हो? और अगर मेरा एक भी जवाब इसे पसंद नहीं आया तो यह तो तांडव कर देगी। अब मैं क्या करूं? कहाँ छुपूं? अगस्त, जो अब तक पूरी पार्टी का मास्टरमाइंड बना घूम रहा था, अब अपनी जान बचाने के लिए पिलर के पीछे छुपने की जगह ढूंढने लगा। वही सौर और वीर की आंखों में नमी थी, जिससे वह छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मीरा जी ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि चाहे जो हो जाए, मृत्युंजय के सामने ऐसे बर्ताव करना है जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। मीरा जी नहीं चाहती थी कि मृत्युंजय को शक हो कि उसका 20 साल पुराना राज अब घर के बच्चों तक पहुंच चुका है। नैना हैरानी से पूछी, भाई आप दोनों यहाँ? मुझे यकीन नहीं था कि आप आएंगे। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने यहाँ आकर साबित कर दिया कि अब आपके मन में मिस्टर रनावत के लिए कोई नफरत नहीं है। सौर भारी आवाज में बोला, कैसे नहीं आते गुड़िया, आना तो था ही। नैना धीमे से बोली, पर दादाजी वह तो बहुत नाराज होंगे ना। सौर और वीर की आंखों में एक पल के लिए उस कड़वे सच की चमक कौंधी, पर उन्होंने फौरन खुद को संभाला। वीर बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता गुड़िया, तुम उनकी चिंता मत करो, बस आज की शाम एंजॉय करो। तभी माहौल को हल्का करने के लिए अदिति खखारी। वह नकली गुस्से में बोली, ओ हेलो, क्या सारा प्यार आज भाइयों पर ही लुटाओगी? हमसे भी मिलोगी या नहीं? नैना हंसते हुए अदिति और नैरा से भी गले मिली। तभी सौर ने कहा, गुड़िया अब हमें अंदर लेकर चलो। नैना वीर और सौर के साथ गर्व से हॉल के अंदर चली गई। उसके चेहरे पर जो सुकून था वह कुणाल के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। जैसे ही नैना नजरों से ओझल हुई,
अदिति और नैरा कुणाल के करीब पहुंची। कुणाल की आंखों में बेइंतहा दर्द और झल्लाहट साफ झलक रही थी। वह टूटी आवाज में बोला, देखा तुम दोनों ने, नैना मुझे कैसे इग्नोर कर रही है, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैं तो आज उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी देने आया था। मैं उसे यह बताने आया था कि बस 1 साल और फिर हमारा प्यार सफल हो जाएगा, पर वह तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। अदिति ने एक गहरी और भारी सांस ली। उसे नैरा ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। अदिति उसे समझाते हुए बोली, कुणाल होश में आओ, यह नैना का ससुराल है। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो सबके सामने दौड़कर तुम्हारे गले लग जाएगी? प्लीज़ यार रिलैक्स करो और आज कोई हंगामा मत करना, वरना बात बिगड़ जाएगी। वहीं नैरा ने कुणाल का कांपता हुआ हाथ थामी और धीमी आवाज़ में बोली, अदिति सही कह रही है कुणाल, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, वक्त दो उसे। नैरा उसे संभालते हुए हॉल के एक कोने की तरफ ले आई, जहां वो तीनों एक सोफे पर बैठ गए, पर कुणाल की नजरें अभी भी शिकारी की तरह नैना पर टिकी थी। वहीं रनावत होटल के भव्य हॉल के एक कोने में मानो वक्त ठहर गया था। एक तरफ मृत्युंजय रनावत अपनी फौलादी शख्सियत के साथ खड़ा था, तो दूसरी तरफ सौर और वीर, वे भाई जो कल तक उसे अपना कट्टर दुश्मन मानते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में नफरत की जगह एक गहरा अपराध बोध था। मृत्युंजय ने एक हाथ अपनी जेब में डाला और चेहरे पर एक तिरछी ठंडी मुस्कान लाते हुए कहा, क्या बात है रघुवंशी ब्रदर्स, यहाँ आने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अगर किसी गलत इरादे से आए हो तो याद रखना हॉल का दरवाजा अभी भी खुला है, जा सकते हो। सौर और वीर के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मृत्युंजय की आवाज उन्हें बचपन के उस दोस्त की याद दिला रही थी जिसके साथ वे कभी खेला करते थे, लेकिन आज वे एक अपराधी की तरह उसके सामने खड़े थे। वे चाह कर भी उसे गले लगाकर यह नहीं कह सकते थे कि हमें सब सच पता चल गया है। सौर्य अपनी आवाज को संभालते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर रनावत, आपके इनविटेशन पर ही तो हम आए हैं और अपनी बहन की खुशी के लिए, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। मृत्युंजय ने एक तीखा ठहाका लगाया, रघुवंशियों के इरादे गलत ना हो यह बात मुझे हजम नहीं होती। खैर मुझे लगा था कि पृथ्वी रघुवंशी खुद आएगा, मैंने उसकी जो बेइज्जती की है उसके बाद तो कमरे से निकलना भी उसके लिए नामुमकिन होगा, समझ सकता हूँ, पर वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। कहीं उसकी कमी पूरी करने तो नहीं आए हो तुम दोनों? सौर और वीर खामोश थे। उनकी खामोशी मृत्युंजय को और भी चिढ़ा रही थी। वीर ने बस इतना ही कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मिस्टर रनावत। मृत्युंजय गुस्से से अपनी मुट्ठी कसी और रुख बदलते हुए कहा, इंजॉय द पार्टी। इतना कहकर वह मुड़ा और अपने बिजनेस पार्टनर्स की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सौर और वीर की उस अजीब खामोशी को डिकोड करने में लगा था। वहीं नैना अपने भाइयों को रनावत फैमिली के पास ले आई। सोफे पर सुलक्षणा जी पत्थर की मूर्त बनी बैठी थी। जब सौर और वीर उनके पास आए तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी आंखों में अब भी रघुवंशियों के लिए वही पुरानी करवाहट थी, लेकिन गौरी जी, मेघा और विक्रम जी ने बड़े दिल से उन दोनों का स्वागत किया। उन्हें खुशी थी कि कम से कम नैना के लिए ही सही दूरियां कम हो रही है। वही नैना की भी आंखें नम थी। अगस्त पिलर के पीछे दुबका हुआ था। उसकी नजरें अपनी छिपकली यानी अदिति पर जमी थी, जो पूरे हॉल में किसी जासूस की तरह नजरें घुमा रही थी। अगस्त बुदबुदाते हुए, हे भगवान क्या मुसीबत है, मेरी छिपकली ठीक सामने है और मैं उसे छूना तो दूर हेलो तक नहीं बोल सकता। उस दिन घर गया था तो सच बता देना चाहिए था, पर इन मौके पर ही एमजे का फोन आ गया था। अब अगर इसने यहाँ मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेगी। तभी अदिति की नज़रें घूमते घूमते ठीक उसी पिलर पर टिक गई। अगस्त का दिल जैसे हलक में आ गया। उसने बिजली की फुर्ती से अपना सिर पीछे खींच लिया। अदिति की भवें सिकुड़ गई। उसका सिक्स सेंस उसे चीख चीख कर कह रहा था कि कोई जाना पहचाना शख्स वहाँ मौजूद है। वह मन ही मन बोली, क्या वो अगस्त था? पर वो यहाँ क्यों होगा? वैसे हो भी सकता है, आखिर वो भी तो शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। पर अगर वो यहाँ है तो मुझसे छुप क्यों रहा है? या फिर ये सिर्फ मेरी आंखों का भ्रम है? तभी नैरा ने अदिति के कंधे पर हाथ रखा, जिससे अदिति चौंक गई। नैरा पूछी, क्या हुआ, कहाँ खो गई तू? किसी को ढूंढ रही है क्या?
अदिति झिझकते हुए बोली, यार मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी अभी अगस्त्य को देखा। नैना उत्साह से बोली, क्या सच में? मिलवाना यार, तूने उसके बारे में इतना कुछ बताया है कि मुझसे सब्र नहीं हो रही है। मुझे भी तो देखना है कि वह मिस्टीरियस बंदा कौन है। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, अरे क्या मिलाओ, मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ। अगर वह होता तो मुझसे छुपता क्यों? लगता है मेरी आंखों का वहम है। दोनों सहेलियां सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उठाकर बातें करने लगी। पिलर के पीछे अगस्त ने राहत की एक लंबी सांस ली और कहा, थैंक गॉड, बच गया। बस आज की पार्टी शांति से निकल जाए। कल सबसे पहले अदिति को सारा सच बता दूंगा। बस महाकाल करे कि उससे पहले कोई भूकंप न आए। अगस्त ने अभी अपनी बातें पूरी की ही थी कि अचानक होटल के मुख्य द्वार पर शोर मच गया। बाहर कई काली गाड़ियों का एक लंबा काफिला जोरदार आवाज के साथ रुका। मीडिया के कैमरे फिर से चमकने लगे और बाउंसरों की अफरा तफरी बढ़ गई। तभी सबसे आगे खड़ी ब्लैक लग्जरी कार का दरवाजा खुला। एक हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड ने उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। जैसे उस शख्स का पॉलिश किया हुआ जूता जमीन पर पड़ा, ऐसा लगा मानो हवाओं ने अपना रुख बदल लिया हो। कार से बाहर निकला एक प्रभावशाली इंसान, मुंह में दबा हुआ महंगा सिगार, भूरे बाल, आंखों में बाज जैसी तेजी और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी राजा से कम नहीं थी। यह विक्टर था। वह जैसे ही हॉल के अंदर दाखिल हुआ, मोना की चीख निकल गई, डैड! वह दौड़कर गई और अपने पिता के गले लग गई। मृत्युंजय और अगस्त दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विक्टर बिना किसी सूचना के सीधे भोपाल आ धमकेगा। लेकिन अगले ही पल मृत्युंजय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसा इंसान जिसने उसे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया था, आज उसके सामने खड़ा था। विक्टर ने मोना को अलग किया और भारी आवाज में कहा, कैसी हो बच्चा? मोना बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ डैड। वही मृत्युंजय सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा। विक्टर ने जैसे ही उसे देखा, अपनी बाहें फैला दी और मृत्युंजय को जोर से अपने सीने से लगा लिया। वो ऐसे मिले थे जैसे एक पिता अपने बेटे को गले लगाया हो। विक्टर के लिए मृत्युंजय उसकी रगों में दौड़ने वाले खून से भी बढ़कर था। हॉल में खड़े मेहमान कानाफूसी करने लगे। सुलक्षणा जी, विक्रम जी और यहाँ तक कि रघुवंशी ब्रदर्स भी इस अजनबी को देख रहे थे। मृत्युंजय पूछा, आप यहाँ अचानक? आपने आने की कोई खबर नहीं दी? विक्टर मुस्कुराते हुए कहा, खबर मेहमान देते हैं मुझे, और मैं तुम्हारा मेहमान नहीं हूँ। मैं तो अपने बेटी की कामयाबी का जश्न देखने आया हूँ। मृत्युंजय के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। वहीं दूसरी तरफ नैना यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक टीस उठी। विक्टर, यह वही नाम था जिसे उसने कल रात मृत्युंजय के मुंह से सुना था। यह वही इंसान था जिसके कर्ज और वादे की वजह से मृत्युंजय उसे छोड़ने वाला है। नैना की आंखों में नमी उतर आई। वह मन ही मन बोली, तो ये है विक्टर, आपकी दुनिया का वो सच जिसके आगे मेरी मोहब्बत फीकी पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर अगस्त भी अपना सारा डर, सारी लुका छुपी और पिलर के पीछे का छिपना भूल गया। विक्टर को सामने देखकर उसकी खुशी का बांध टूट गया। वह तेजी से बाहर निकला और सीधे विक्टर के गले लग गया और भावुक होकर पूछा, विक्टर, आप यहाँ बिना बताए? विक्टर ने भी अगस्त को वैसे ही दुलार से थाम लिया। लेकिन इस खुशियों भरे मिलन के बीच हॉल के एक कोने में एक दिल बुरी तरह से टूट रहा था। अदिति अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और चेहरा सफेद पड़ गया था। वह कांपती आवाज में मन ही मन बोली, अगस्त, वो मिस्टर रनावत और इस अजनबी व्यक्ति के साथ? इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोलता रहा। वह पिलर के पीछे मुझसे छुप रहा था। अदिति अब इतनी नादान नहीं थी कि सच ना समझ सके। उसे साफ दिख रहा था कि जिस अगस्त को वह सिर्फ एक बिजनेसमैन समझती थी, वह मृत्युंजय रनावत का दाया हाथ और इस रहस्यमयी विक्टर का चहेता है। वहीं मृत्युंजय ने जब विक्टर को अपने परिवार से मिलाया तो विक्रम जी और सुलक्षणा जी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आखिर हो भी क्यों ना। मृत्युंजय को सुधार गृह से निकालकर उसे तराश कर आज एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाला यही शख्स था। विक्रम जी ने जैसे ही हाथ जोड़े, विक्टर ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। विक्टर गंभीर और भारी आवाज में बोला, इसकी जरूरत नहीं है।
एमजे एक हीरा है और हीरे को तराशना एक जौहरी का काम होता है। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। वहीं पास खड़े सौर और वीर खामोश तमाशा देख रहे थे। तभी मृत्युंजय विक्टर से कहा, विक्टर, ये सौर रघुवंशी और वीर रघुवंशी है। रघुवंशी नाम सुनते ही विक्टर की आंखों में एक पल के लिए बिजली सी कौंधी, पर उसने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। वहीं मोना नैना के करीब आई। उसकी आवाज़ में एक विजयी मुस्कान थी। देखा तुमने नैना, मेरे डैड आ गए हैं। अब बहुत जल्द एमजे और मेरा रिश्ता दुनिया के सामने होगा। एमजे ने सबको डैड से मिलवाया, पर तुम्हें इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक जरिया हो, एक समझौता। उसने मेरे डैड से वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा। मुझे नहीं पता उसने तुमसे शादी क्यों की, पर वजह जो भी हो, वह प्यार तो बिल्कुल नहीं है। नैना की आंखों में नमी उतर आई। उसके पास मोना को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। उसका गला रूंध गया था और वह बस अपनी नज़रें जमीन पर गड़ाए खड़ी रही। उसे लग रहा था कि वो इस भीड़ में सबसे अकेली है। तभी विक्टर की पैनी नज़रें पूरे हॉल में किसी को तलाशने लगी। मृत्युंजय ने भाप लिया और पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? विक्टर मुस्कुराते हुए, जिसे तुमने अब तक मुझसे छुपाया है, यानी तुम्हारी वाइफ। कहाँ है वह? यह सुनते ही जैसे पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। मृत्युंजय को अचानक झटका लगा। वह विक्टर के आने की खुशी में नैना को पूरी तरह भूल ही गया था। वहीं मोना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा था कि उसके डैडी के आते ही नैना को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, पर यहाँ तो विक्टर खुद उससे मिलना चाह रहा था। मोना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहीं नैना भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस इंसान के सामने कैसे जाए। तभी मृत्युंजय की नज़रें नैना पर पड़ी, जो अपनी नमी भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली और उस एक पल में हजारों अनकहे डर और मोहब्बत के जज्बात बह निकले। विक्टर ने मृत्युंजय के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ एमजे, अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे? मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और सधे हुए कदमों से नैना के पास आया। उसने नैना की कलाई को अपने मजबूत हाथों में भरा, एक ऐसा स्पर्श जिसमें अधिकार भी था और सुरक्षा भी। वह उसे लेकर सीधे विक्टर के सामने खड़ा हो गया। मोना हैरानी और गुस्से में बोली, एमजे, ये क्या कर रहे हो? तुम इसे डैड से कैसे मिलवा सकते हो? लेकिन मृत्युंजय ने मोना की बात को अनसुना कर दिया। उसने विक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, विक्टर, यह मेरी। इससे पहले कि मृत्युंजय अपनी बात पूरी कर पाता, विक्टर के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने नैना को सर से पांव तक देखा और उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम्हारी वाइफ एमजे, मिसेज नैना मृत्युंजय रनावत। पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा पसर गया। नैना ने चौंक कर अपनी आंखें उठाई और विक्टर को देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि विक्टर उसे नफरत से देखेगा या उसे पहचानने से इनकार कर देगा, लेकिन विक्टर के लहजे में एक अजीब सा सम्मान और अपनापन का मिश्रण था। मृत्युंजय के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। उसे पता था कि विक्टर को सब मालूम है, पर मोना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड इस मामूली लड़की को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। नैना ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया और विक्टर ने नैना के सिर पर हाथ रखा और उसकी सादगी और खूबसूरती को जैसे अपनी पारखी नज़रों से तौल लिया और गहरी आवाज़ में कहा, एमजे की पसंद लाखों में एक है, या यूँ कहूँ कि करोड़ों में एक। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए। मृत्युंजय और अगस्त्य जानते थे कि विक्टर कभी मृत्युंजय के फैसलों पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि उसे एमजे की समझ पर अटूट भरोसा था। पर विक्टर के दिल में किसी कोने में एक और भी सच था। वह जानता था कि मृत्युंजय ने जो भी किया है उसके पीछे कोई बड़ी वजह है। उसने शायद वह जज्बात भी महसूस किए थे जो मृत्युंजय ने कभी लफ्ज़ों में नहीं कहे, लेकिन अपनी बेटी मोना की खुशी के आगे वह अब तक खामोश थे। मोना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह अपने डैड के पास आकर बोली, डैड, आप इस लड़की को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? यह एमजे की कोई पत्नी नहीं है। आप क्या भूल गए कि एमजे ने आपसे क्या वादा किया था? लेकिन विक्टर ने एक ठंडी नज़र अपनी बेटी पर डाली और भारी आवाज़ में कहा, मोना बच्चा,
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इंजॉय द पार्टी। मैं बहुत थक गया हूँ। आई नीड रेस्ट। मृत्युंजय और अगस्त विक्टर के सम्मान में उसके साथ बाहर तक आए। विक्टर अपनी गाड़ी में बैठा और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। जैसे ही मृत्युंजय बाहर गया, कुणाल को अपना मौका मिल गया। उसने आओ देखा न ताओ भीड़ का फायदा उठाकर नैना की कलाई जोर से पकड़ी और उसे घसीटते हुए एक खाली कमरे में ले गया। मोना की सातिर नजरें साए की तरह कुणाल और नैना का पीछा कर रही थी। जैसे उसने देखा कि कुणाल जबरदस्ती नैना को एक खाली कमरे में ले गया, उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। वह बुदबुदाई, तुम्हारी असलियत आज एमजे खुद अपनी आंखों से देखेगा। वही नैना अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे कुणाल, यह क्या बदतमीजी है। तुम इस तरह सबके सामने मुझे यहाँ कैसे ला सकते हो। कुणाल ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और नैना के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इस वक्त प्यार कम और एक सनकीपन ज्यादा था। वह चिल्लाते हुए बोला, बदतमीजी? सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए नैना। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं कब से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। क्या मैं इतना पराया हो गया हूँ तुम्हारे लिए? नैना ने अपनी कलाई को सहलाते हुए कड़े लहजे में कहा, हाँ, तुम मेरे लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं हो कुणाल। यह सुनते ही कुणाल सन रह गया। वह हैरानी से नैना को देखने लगा। नैना ने एक गहरी सांस ली, खुद के गुस्से को संभाली और बोली, देखो कुणाल, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ही सब कुछ साफ साफ बता चुकी थी, फिर तुम क्यों? तभी कुणाल बात काटते हुए, तुमने साफ किया था नैना, मैंने नहीं। मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? हमारा रिश्ता पूरे 5 साल का रहा है और तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई, वह भी उस इंसान के साथ जिसने तुम्हारे साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। यह सुनते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ तैरने लगी। वह सख्ती से पूछी, तुम्हें यह कैसे मालूम? कुणाल एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यानी कि तुम्हें पता है। सच तो यही है ना नैना? नैना संभलते हुए बोली, जब मैंने कागज पर साइन किए हैं तो जाहिर सी बात है कि मुझे पता ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि तुम्हें यह सच किसने बताया? कुणाल नफरत से बोला, मृत्युंजय आया था मेरे पास, उसने मुझे खुद बताया और यह भी कहा कि वह तुम्हें 1 साल बाद छोड़ देगा। उसके लिए तुम सिर्फ एक जरिया हो। मैं नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वह बहुत ही घटिया। बस! नैना ने जोर से चिल्लाकर कुणाल को खामोश कर दिया। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वह गुस्से से बोली, एक शब्द भी नहीं। पहले तो तुम बार बार मेरे पति को घटिया बोलना बंद करो कुणाल। नैना का यह रौद्र रूप देखकर कुणाल हक्का बक्का रह गया। वह हकलाते हुए बोला, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो नैना? तुम उस इंसान को इतनी इज्जत दे रही हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। हमारा फ्यूचर, हमारे सपने, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ उसने तबाह कर दिया। नैना गहरी सांस ली और बोली, कुणाल, जो भी मेरे अपने हैं वो मेरे पास है। मिस्टर रनावत ने मुझसे मेरा कुछ भी नहीं छीना है। और क्या तुम बार बार रट लगा रहे हो? 5 साल का रिश्ता, 5 साल का रिश्ता। इन 5 सालों में क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि मैंने तुमसे वाकई मोहब्बत की थी? कुणाल निःशब्द खड़ा रहा। नैना ने अपनी बात जारी रखी, कुणाल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उस दोस्ती को एक फ्यूचर हस्बैंड के रूप में देखने की कोशिश की थी। मैं आज भी कहती हूँ कि तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी, वाकई वह लड़की बहुत भाग्यशाली होगी जिसे तुम मिलोगे, लेकिन वह खुशनसीब लड़की मैं नहीं हूँ। कुणाल की आंखों में आंसू आ गए, पर नैना का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका था। वह बोली, मैं मिस्टर रनावत की पत्नी हूँ और नैना के दिल में सिर्फ मिस्टर रनावत ही बसते हैं, तुम नहीं। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ और सब कुछ पहले ही साफ कर चुकी हूँ। चाहे 1 साल बीत जाए या 100 साल, मैं तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं मिस्टर रनावत से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ।
मोहब्बत करती हूँ जैसे ही गूंजा, कमरे में सन्नाटा छा गया। वही हॉल में अगस्त की सांसें तब अटक गई जब उसकी नज़र अदिति पर पड़ी। अदिति की आंखों में जो दर्द और नफरत थी, उसने अगस्त के कलेजे को चीर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। विक्टर को देखकर वह इतना उत्साहित हो गया था कि वह अदिति को भूल ही गया था। अगस्त जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, अदिति ने अपना चेहरा फेर लिया और बिना एक शब्द बोले तेज कदमों से होटल से बाहर निकल गई। अगस्त उसे रुकना चाहता था, लेकिन उसके कदम जम गए। तभी मृत्युंजय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जाओ, उसके पीछे जाओ, उससे मनाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। मृत्युंजय की बात मानकर अगस्त बिना देर किए अदिति के पीछे दौड़ पड़ा। वही मृत्युंजय की बाज जैसी नजरें नैना को ढूंढ रही थी। तभी मोना उसके करीब आई। उसके चेहरे पर फीकी और सातिर मुस्कान थी। वह बेपरवाही से बोली, किसे ढूंढ रहे हो एमजे? अपनी प्यारी नैना को। मृत्युंजय की सख्त और गहरी नजरें मोना के चेहरे पर गिर गई। मोना हंसते हुए बोली, देखो, तुम्हारी इन आंखों को मैं बरसों से पहचानती हूँ। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम अपनी पत्नी के लिए परेशान हो, लेकिन अफसोस, तुम्हारी नैना इस वक्त किसी और के साथ बिजी है। यह सुनते ही जैसे मृत्युंजय के कानों में गर्म शीशा घुल गया। उसकी मुठ्ठियां कस गई। वह दबी हुई फुसफुसाहट में पर बेहद खतरनाक लहजे में बोला, जबान संभाल कर बात करो मोना। यहाँ कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम तुम जानती हो। मोना बिना डरे पास आकर बोली, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं कर रही हूँ एमजे, मैं तो बस तुम्हें हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम अपनी आंखों से जाकर देख लो कि तुम्हारी सती सावित्री बीबी इस वक्त किसके साथ एक बंद कमरे में वक्त गुजार रही है। मृत्युंजय का सब्र का बांध टूट गया। उसने बिजली की फुर्ती से मोना की कलाई दबोच ली। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। मोना ने दर्द में अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में जिद की चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से बंद कमरे की तरफ इशारा किया। वहीं बंद कमरे में कुणाल को नैना की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी पूरी दुनिया जैसे उजड़ रही थी। वो अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वो हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं नैना, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो ताकि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाऊँ। तुम उस इंसान से मोहब्बत कैसे कर सकती हो? नैना सख्ती से बोली, तुम्हें यकीन हो या ना हो, यह तुम्हारी समस्या है कुणाल, मेरी नहीं। लेकिन हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ। नहीं जानती कैसे, क्यों और कब, लेकिन हाँ, बहुत मोहब्बत है। अगर मिस्टर रनावत मुझे छोड़ भी देते हैं तब भी मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि सच जानने के बाद भी मुझे उनसे ही प्यार है। पहली बार मैंने इस एहसास को जिया है कुणाल। यह मेरी पहली मोहब्बत है और यही आखिरी भी। इसलिए प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे पीछे आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। नैना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कुणाल को डरा रही थी। नैना चेतावनी भरे लहजे में बोली, और यह मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें, आइंदा मुझे छूने से पहले मेरी परमिशन लेना, वरना मैं अपनी दोस्ती की मर्यादा भूल जाऊंगी। वैसे तुम्हारी बातों से एक बात तो क्लियर हो गई है कि तुम्हें पक्का मिस्टर रनावत ने ही इनवाइट किया होगा। बहुत अच्छा किया उन्होंने, ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। जब मैं सब क्लियर कर चुकी थी तब भी तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। क्या इन 5 सालों में तुम मुझे समझ नहीं पाए कि अगर नैना ने एक बार ना कह दिया तो वो ना ही होता है? मेरे दिल और मेरे फैसले को बदलना सिर्फ मेरे हाथ में है, किसी और के नहीं। अब आए हो तो पार्टी एंजॉय करो और यहाँ से निकलो। दोबारा मुझसे मिलने या मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। कुणाल का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया था। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। वहीं मोना के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि जैसे वह उस बंद कमरे का इशारा करेगी, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सोच रही थी कि मृत्युंजय गुस्से से भरा हुआ सीधे उस कमरे में जाएगा और नैना और कुणाल को रंगे हाथों पकड़ लेगा, लेकिन अगले ही पल वह ठिठक गई। जिस आदमी की आंखों में कुछ देर पहले आग जल रही थी, वहां अब अजीब सी ठंडी खामोशी थी, बर्फ जैसी ठंडक। उसने झटके से मोना की कलाई छोड़ी और बिना एक शब्द बोले अपना कोट ठीक किया।
उसका चेहरा अब पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था, जैसे उसने अपने जज्बातों को पत्थर के नीचे दबा दिया हो। मोना हैरानी से पूछी, एमजे, तुम वहां नहीं जा रहे हो? वह दोनों साथ हैं। मृत्युंजय ने उसे मुड़कर देखा तक नहीं और सधे हुए भारी कदमों से दूसरी दिशा में बढ़ गया। मृत्युंजय जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक कमरे से नैना और कुणाल, जो ठीक नैना के पीछे खड़ा था, निकल रहे थे। तीनों के कदम एक साथ रुक गए। नैना का दिल जोर से धड़क उठा, उसकी सांसें अटक गई। वहीं मृत्युंजय की नजरें धीरे धीरे उठी। पहले उसने कुणाल को देखा, उसकी आंखों में गहराई तक उतरते हुए। फिर उसकी नजरें नैना पर आकर ठहर गई। वह नजर खामोश थी, लेकिन बहुत कुछ कह रही थी। न गुस्सा न सवाल, बस एक अजीब सा सन्नाटा। वही मोना इस पूरे सीन को देखकर अंदर ही अंदर खिल उठी। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। इतना ही काफी है, उसने मन ही मन कहा। अब देखती हूँ एमजे क्या करता है तुम्हारे साथ नैना। वही नैना का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। उसे उम्मीद थी कि मृत्युंजय गुस्सा करेगा, सवाल करेगा, लेकिन नहीं, मृत्युंजय बिल्कुल खामोश था। वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी। वह हकलाते हुए बोली, मिस्टर रनावत, मेरी बात सुनिए। लेकिन मृत्युंजय ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने नैना को ऐसे देखा जैसे वह उसे पहचानता ही ना हो। उसने एक भी शब्द नहीं कहा और नैना के पास से ऐसे गुजर गया जैसे वह कोई अजनबी हो। उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, बिना पीछे मुड़े। नैना वहीं जर रह गई। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और डर एक साथ उतर आए। मोना उसके पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, एमजे का गुस्सा तो झेला जा सकता है नैना, पर उसकी ये खामोशी, ये तुम्हें अंदर से मार डालेगी। नैना ने किसी तरह खुद को संभाली और जैसे ही मृत्युंजय के पीछे बढ़ने वाली थी, तभी पीछे से आवाज आई, गुड़िया। नैना के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर देखा, वीर खड़ा था और उसके साथ सौर्य भी। वीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता साफ नजर आ रही थी। वो धीरे से बोला, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है गुड़िया, क्या हम कहीं और चल सकते हैं? नैना कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी नज़र एक बार फिर उस दिशा में गई जहाँ से मृत्युंजय अभी अभी गया था। दिल अभी भी बेचैन था, मन वहीं अटका हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। ओके भाई। वहीं उधर होटल के बाहर अगस्त अदिति के पीछे दौड़ रहा था। अदिति की आंखों में आंसू थे। अगस्त चिल्लाते हुए, अदिति रुको, मेरी बात तो सुनो। अदिति अचानक रुकी और मुड़कर अगस्त को देखी। उसकी आंखों में टूटे हुए भरोसे की किरचें थी। अगस्त तड़पते हुए कहा, अदिति एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था पर। अदिति चीखते हुए, बस अब एक शब्द नहीं मिस्टर अगस्त, तुम तो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी निकले। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज होगे। आखिर हो तो उसी मृत्युंजय रनावत के साए ना, क्राइम पार्टनर हो तुम उसके, जिसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम भला उससे पीछे कैसे रहते? अदिति का गला रूंध गया। उसने अगस्त की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या इरादा था तुम्हारा? मुझसे प्यार और शादी का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे फंसा सको, या इससे भी गहरी चाल है तुम्हारी? या मुझसे प्यार और शादी का नाटक करने के लिए तुम्हारा वह दोस्त मृत्युंजय रनावत ने कहा था, जिसके तुम इतने वफादार बने फिरते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे एक झूठ से प्यार करना सिखाया है। बोलो। अगस्त ने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी ठंडी सांस ली। वह धीमी आवाज में कहा, अदिति जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम एमजे को गलत समझ रही हो। और नैना भाभी, वो बहुत खुश है उसके साथ। प्लीज़ मुझे एक मौका दो अपनी बात रखने का। अदिति गुस्से और नफरत से बोली, मौका दिया था मौका, पर तुमने उसे गवा दिया, अब और नहीं। और सुन लो मिस्टर अगस्ते, आइंदा अगर मेरे पीछे आए तो मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हें तो नहीं पर खुद को नुकसान पहुँचा दूंगी। अदिति की यह धमकी सुनकर अगस्त के पैर वहीं जम गए। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अदिति आखिरी बार मुड़ते हुए बोली, मेरे लिए तुम्हारा मृत्युंजय रनावत हमेशा से एक गिरा हुआ और निहायती ही घटिया इंसान था और है और रहेगा, और उससे भी ज़्यादा तुम हो। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सब खत्म।
अदिति तेज कदमों से वहां से चली गई और अगस्त वहीं बीच सड़क पर भूत बनकर खड़ा रह गया। वह चाहकर भी इस बार उसे रोक न सका, क्योंकि अदिति ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी जो दी थी। वहीं टॉप फ्लोर पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी, जिसे आखिरकार वीर की भारी आवाज ने तोड़ा। वह नमी भरी आंखों से कहा, हमें सारा काला सच पता चल गया है गुड़िया। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे अपने इस हद तक गिर सकते हैं। पर अफसोस कि हम मृत्युंजय के सामने जाकर यह नहीं कह सकते कि हमें उसका सच पता है और अब हम उसके साथ खड़े हैं। सौर ने भी कहा, माँ ने बताया था कि तुम्हें भी सब पता चल चुका है, इसलिए हम तुमसे अकेले में मिलना चाहते थे। नैना ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। वह गंभीरता से बोली, हाँ भाई, मुझे तो पहले ही सच मालूम था, लेकिन थैंक यू कि सच जानने के बाद आपने सच का साथ देने का फैसला किया है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। दादाजी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वह गुस्से में अंधे होकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको पता है भाई, कल उन्होंने हमारी कार पर हमला भी करवाया था। नैना की बात सुनते ही सौर और वीर की मुठ्ठियाँ कस गई। उनके चेहरों पर रघुवंशी होने का गुमान नहीं, बल्कि शर्मिंदगी थी। वीर गुस्से से कहा, अपनी झूठी शान और गुरूर के लिए वह दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते करते अब अपने ही घर के बच्चों की जान के साथ खेलने लगे। यह बर्दाश्त के बाहर है। सौर सोच में डूबते हुए कहा, नहीं वीर, बात कुछ और है। सिर्फ इसलिए कि मृत्युंजय बुआ को ब्लैकमेल कर रहा है या पुराना केस खोलना चाहता है, दादाजी हमारी गुड़िया की जान लेना चाहेंगे। यह मुझे हजम नहीं हो रहा है। अगर केस खुलता भी है तो दादाजी की शोहरत जाएगी, सता जाएगी, पावर जाएगी। पर क्या इससे भी बड़ा कोई और नुकसान होने वाला है जो हमें नहीं पता? तीनों का चेहरा गंभीर हो गया। तभी नैना ने अपने भाइयों के कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाई, आप दोनों चिंता मत कीजिए। आप इन सब खतरों से दूर रहिए। जो होगा मिस्टर रनावत संभाल लेंगे। मुझे उन पर पूरा यकीन है। अब मैं उनके साथ हूँ। मेरे साथ आप दोनों हैं, बड़ी मम्मी हैं। हम सब मिलकर उनके साथ खड़े हैं। इस बार दादाजी अपनी कोई भी गंदी चाल नहीं जीत पाएंगे। सौर और वीर ने अपनी छोटी बहन की बहादुरी देखी तो उनकी आंखों में गर्व उतर आया। सौर ने कहा, बस तू खुश है ना गुड़िया? हमें तो बस तेरी खुशी चाहिए। नैना की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ भाई, वाकई बहुत खुश हूँ। वह उन दोनों के सीने से लग जाती है। वहीं होटल के एक आलीशान स्वीट, यह स्वीट खास तौर पर मृत्युंजय के लिए ही बनाया गया था। यहाँ बिना उसकी परमिशन के किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। मृत्युंजय किसी जख्मी शेर की तरह बैठा था। उसके सामने शराब की बोतलें खाली हो रही थी, पर उसके सीने की आग नहीं बुझ रही थी। उसकी कानों में मोना की तीखी आवाज़ें गूंज रही थी। वह लड़खड़ाती आवाज़ में बुदबुदाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। 1 साल, बस 1 साल, फिर तुम अपने उसी कुणाल के पास लौट जाना स्वीटहार्ट। वह अपनी ही बात पर जोर से हंसा, पर उस हंसी में मौत जैसी खामोशी और बेइंतहा दर्द था। उसे गुस्सा आ रहा था, खुद पर, अपनी हालत पर और उस भरोसे पर जो उसे नैना की आंखों में दिखाई देता था। शराब के नशे में उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था, पर दिल का जख्म अभी भी ताज़ा था। आखिरकार उसने आंखें बंद कर ली और अपना सिर सोफे के पीछे टिकाया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। तभी कमरे का भारी दरवाज़ा बहुत धीरे से खुला। एक लड़की जिसने रूम सर्विस की ड्रेस पहनी थी, दबे पांव अंदर दाखिल हुई। वह दिखने में किसी मॉडल जैसी खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। वह कोई आम कर्मचारी नहीं, बल्कि पृथ्वी रघुवंशी की वह मोहरा थी, जिसे आज रात मृत्युंजय के चरित्र पर दाग लगाने के लिए भेजा गया था। मृत्युंजय की आंखें बंद थीं, पर उसकी इंद्रियां अभी भी शिकारी की तरह तेज थी। शराब के गहरे नशे के बावजूद उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया। उसे लगा कि वह अगस्त्य होगा, क्योंकि उस कमरे में उसके अलावा किसी और के कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। वह भारी और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, अगस्त्य, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता। जा यहाँ से। उसे जरा भी इस बात का ख्याल नहीं था कि उसने ही अगस्त को अदिति के पीछे भेजा था।
कमरे के बीचों बीच खड़ी वह अजनबी लड़की मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए जम गई। शोर ना हो इसलिए अपनी सैंडल्स पहले ही उतार दी थी, फिर भी मृत्युंजय ने उसे भांप लिया था। लड़की मन ही मन बोली, गजब का इंसान है, इतनी शराब पीने के बाद भी इसका सिक्स सेंस काम कर रहा है। मुझे बहुत संभल कर अपनी चाल चलनी होगी। बस एक बार यह ड्रग्स इसके अंदर चला जाए, फिर तो यह शेर भी मेरे पिंजरे में होगा। उसने दबे पांव मेज की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी नज़र शराब की उस आधी खाली बोतल पर पड़ी जिसे मृत्युंजय कुछ देर पहले हाथ में लिए हुए था। उसने बड़ी ही सफाई से अपनी उंगलियों के बीच फंसी एक छोटी सी शीशी का सारा लिक्विड उस बोतल में उड़ेल दिया। यह महज नशा नहीं बल्कि एक खतरनाक ड्रग्स था जो इंसान के होश और हार्मोन्स को पूरी तरह बेकाबू कर देता था। तभी मृत्युंजय ने फिर से दहाड़ मारी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे की नसें गुस्से से तन गई। वह गरजते हुए कहा, अगस्त, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा यहाँ से दफा हो जा, मुझे अकेले रहना है। लड़की की सांसें अटक गई। उसने जल्दी से बोतल मेज पर रखी और साय की तरह बेड के पीछे वाले हिस्से में छिप गई। उसे इंतजार था कि कब मृत्युंजय उस जहरीले जाम का आखिरी घूंट भरेगा और अपनी सुध बुध खो देगा। जब कुछ पल तक मृत्युंजय को कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस नहीं हुई तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, नशे से और दर्द से। उसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी इतनी शराब पी थी, लेकिन आज वह खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसके पास अपने दर्द को दबाने का यही एक तरीका था। उसने धुंधली नज़रों से पूरे कमरे को देखा। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे यहाँ कोई था ही नहीं। कुछ पल तक वह यूं ही बैठा रहा, फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी बोतल पर पड़ी। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह धीमी आवाज़ में कहा, ये दर्द कम नहीं हो रहा है स्वीटहार्ट, शायद ये आखिरी घूंट ही मुझे सुकून दे दे। उसने लड़खड़ाते हाथों से बोतल उठाई। उसने बोतल को सीधा अपने मुंह से लगाया और एक झटके में काफ़ी मात्रा में वह लिक्विड पदार्थ गटक गया। बेड के पीछे छिपी हुई वह अजनबी लड़की, जिसकी नज़रें किसी शिकारी की तरह मृत्युंजय पर टिकी थी, खुशी से झूम उठी। उसके चेहरे पर एक सातिर और खौफनाक मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन बोली, बस खेल खत्म मिस्टर अनावत। अब अगले 5 मिनट में आप वह बनेंगे जो मैं चाहूँगी। आपकी साख, आपका गुरूर और आपकी यह महान इमेज सब आज इसी कमरे की फर्श पर बिखर जाएगी। टॉप फ्लोर से सौर, वीर और नायरा से विदा लेकर नैना नीचे तो आ गई थी। नीचे अब भी पार्टी जारी थी। म्यूजिक, लोगों की आवाज़ें और मीडिया के कैमरे हर तरफ घूम रहे थे, लेकिन इस शोर के बीच भी एक चीज़ साफ थी, मृत्युंजय वहाँ नहीं था। नैना की नज़रें पागलों की तरफ सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी। उसका दिल अजीब सा घबराने लगा। वह खुद से बुदबुदाई, यह मुझे इतनी घबराहट क्यों महसूस हो रही है? अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? यही सोचते हुए वह सीधे मेघा के पास आई और पूछी, भाभी, मिस्टर अनावत नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए? मेघा ने भी इधर उधर नज़रें दौड़ाई और बोली, मुझे भी काफ़ी देर से नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर थोड़ा सोचते हुए बोली, ऐसा तो नहीं विक्टर से मिलने चला गया होगा? लेकिन नैना का दिल इस जवाब से शांत नहीं हुआ। उसका दिल और भी भारी होता जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि मृत्युंजय ठीक नहीं है। उसे याद आए वो पल जब मृत्युंजय ने कमरे से उसे और कुणाल को साथ में निकलते हुए देखा था। उसकी खामोशी, उसकी ठंडी नज़रें और वह पत्थर जैसा दिखने वाला इंसान अंदर से कितना टूटा होगा, इसका अंदाज़ा सिर्फ नैना को था। नैना ने ज़बरदस्ती खुद को संभाला, हल्की मुस्कान लाई और बोली, आप चिंता मत कीजिए भाभी, शायद कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन उसकी आवाज़ में छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। तभी पार्टी के मुख्य द्वार से अगस्त अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में अदिति को खोने का गम साफ झलक रहा था। नैना दौड़कर उसके पास पहुंची और बोली, अगस्त, मिस्टर अनावत कहाँ हैं? वह तुम्हारे साथ नहीं है? अगस्त हैरानी से कहा, भाभी, उसे तो यही होना चाहिए था, पार्टी चल रही है तो वो कहाँ जाएगा? नैना ने कहा, नहीं अगस्त, वो यहाँ नहीं है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ या विक्टर के पास होंगे। अगस्त का माथा ठनका। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मृत्युंजय का नंबर डायल किया। घंटी पूरी जा रही थी पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अगस्त के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो गंभीर होकर पूछा, पूरी बात बताई भाभी,
आखिरी बार क्या हुआ था? नैना नजरें झुकाकर बोली, उन्होंने मुझे और कुणाल को एक साथ कमरे से निकलते देख लिया था। यह सुनते ही अगस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मृत्युंजय की रग रग से वाकिफ था। वह गहरी सांस लेकर बोला, सिट। पक्का वो शराब पी रहा होगा और इस वक्त उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। मुझे पता है वो कहाँ है, चलिए मेरे साथ। वहीं स्वीट के अंदर का माहौल किसी दहकते हुए ज्वालामुखी जैसा था। हैवी ड्रग्स का नशा मृत्युंजय के रगों में दौड़ते खून को खौला रहा था। उसका लोहे जैसा शरीर अब उसका साथ छोड़ रहा था। उसका दिमाग किसी धुंधली गहरी खाई में गिरता जा रहा था। मृत्युंजय ने थरथराते हाथों से सोफे का कोना पकड़ा और अपनी लाल अंगारे जैसी आंखों से उस लड़की को देखा। उसके चेहरे पर हवस नहीं बल्कि बेइंतहा नफरत और घृणा थी। वह दांत पीसते हुए दहाड़ती आवाज में कहा, चली जाओ यहाँ से। जिसने तुम्हें भेजा है उसका हस्र तो मैं बाद में देखूंगा, पर तुम्हारी वो हाल करूंगा कि मौत की दुआ मांगोगी। अभी मौका है, निकल जाओ। लड़की के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं था। वह मृत्युंजय की असली दहशत से अनजान थी, वरना शायद उसके कदम वहीं पत्थर बन जाते। उसने अपने कपड़े की आखिरी परत भी हटा दी और एक कामुक मुस्कान के साथ मृत्युंजय की तरफ बढ़ी और वह फुसफुसाते हुए बोली, मिस्टर रनावत, आई तो थी आपको फंसाने, पर आपको करीब से देखकर मेरे अरमान जाग गए हैं। अभी आप कंट्रोल कर रहे हैं, पर अगले 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड और आपके शरीर की यह आग सिर्फ मैं ही बुझा पाऊंगी। मृत्युंजय को महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। ड्रग्स और शराब का वह घातक मिश्रण उसके हार्मोन्स को बेकाबू कर रहा था। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। लड़की अब उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें मृत्युंजय के चेहरे पर टकरा रही थी। उसका प्लान सीधा था, मृत्युंजय को बेड तक खींचना, जहां उसका मोबाइल लाइव स्ट्रीम के लिए सेट था। पूरी दुनिया बस कुछ ही पलों में एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का पतन देखने वाली थी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मृत्युंजय उस लड़की की जाल में पूरी तरह से फंस जाएगा, या शुरू होने से पहले ही नैना और मृत्युंजय की मोहब्बत पर ग्रहण लग जाएगी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।